प्रिय सहभागियों, नमस्कार, आदाब। मूक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के व्याख्यान संख्या 33 के साथ मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप सबके बीच उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, पठन पाठन की इस प्रक्रिया में हमारी निरंतर शब्दों के वर्गीकरण के विविध आधारों पर वर्गीकृत शब्दों की प्रवृत्तियों एवं उनके भिन्न भिन्न रूपों को समझने का प्रयत्न किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि संप्रेषण शैली और भाषा को प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से लगातार व्याख्यानों के माध्यम से भाषा के शाब्दिक उपकरणों को सूक्ष्म ढंग से हम लोग समझने का प्रयत्न व्याख्यानों के माध्यम से कर रहे हैं। इस समझने समझाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी चर्चा का विषय है, यानी हमने जो विषय लिया है व्याख्यान के लिए, वो है क्रिया, परिभाषा एवं भेद। व्याख्यान संख्या 32 में हम लोगों ने सर्वनाम की परिभाषा को समझते हुए उसके भेदों पर विस्तार से अध्ययन किया और अध्ययन के केंद्र में पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, सबको हमने उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास किया और आशा है कि आप लोगों ने उसको समझा भी होगा, आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। आज के इस व्याख्यान के माध्यम से हम सीखेंगे कि क्रिया क्या है, इसके प्रयोग के अर्थ क्या हैं। आज की कक्षा में हम लोग रूबरू होंगे। तो सबसे पहले हमेशा की भांति हम लोग शुरुआत करते हैं क्रिया का अर्थ जानने से। दरअसल क्रिया का अर्थ होता है किसी कार्य के होने की गति, जिसको एक्शन भी कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि यह शब्द जिसके द्वारा किसी कार्य के किए जाने का बोध होता है या किए जाने या होने की अवस्था का भाव प्रकट होता है। तो स्पष्ट है कि क्रिया का संबंध कार्य करने से होता है। ये अर्थ क्रिया शब्द से स्वयं ही ध्वनित होती है। पॉज। यह अर्थ क्रिया शब्द से स्वयं ही ध्वनित होता है। क्रिया को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि जिस शब्द या शब्द समूह से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब इसे और स्पष्ट रूप से समझने के लिए दो विद्वानों की दी हुई परिभाषा को भी हम लोग देखते हैं। पहले विद्वान भोलानाथ तिवारी क्रिया को परिभाषित करते हुए कहते हैं, क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी का कुछ करना या होना ज्ञात होता है। जैसे राम दौड़ता है वाक्य में राम के दौड़ने का भाव, तथा आम मेज पर है वाक्य में आम के मेज पर होने का भाव मालूम होता है। दूसरे विद्वान कामता प्रसाद गुरु लिखते हैं, जिस विकारी शब्द के
प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। गौरतलब ये है कि क्रिया के बिना वाक्य नहीं बनता है। क्रिया वाक्य के लिए इतनी महत्वपूर्ण होती है कि इसके अभाव में जब वाक्य नहीं बनेगा तो भाषा भी स्पष्ट रूप से संप्रेषित नहीं हो सकती है। इसलिए कहा जा सकता है कि किसी भी भाषा के लिए क्रिया एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अगर कोई भी शब्द समूह है उसमें क्रिया नहीं है तो वो वाक्य के बजाय वाक्यांश ही रह जाता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, श्याम भोजन करके चला गया। यहाँ चल धातु में आ प्रत्यय लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बना, जिससे किसी कार्य के होने अर्थात चले जाने का बोध हो रहा है। उक्त वाक्य में से यदि हम क्रियापद को हटा दें तो वाक्यांश ही बचेगा। देखिए, श्याम भोजन करके, जो कि अपूर्ण है, संभाव्य है और बोधगम्य नहीं है, यानी इससे हम भाव को समझ नहीं सकते हैं। क्रिया को मोटे तौर पर 3 भेदों में विभाजित किया गया है, या इसके भेद करने के 3 आधार होते हैं। एक तो कर्म के आधार पर क्रिया का भेद, दूसरा संरचना के आधार पर क्रिया का भेद, तीसरा अर्थ की पूर्णता के आधार पर क्रिया का भेद। अब हम लोग बारी बारी से क्रिया के इन भेदों को समझने का प्रयास करेंगे और इनके आवश्यक उपभेदों पर भी संक्षेप में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो भेद किया जाता है वो है कर्म के आधार पर क्रिया का भेद। क्रिया से होने वाले कार्य का फल कर्ता यानी करने वाले से निकलकर जिस वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहा जाता है। जैसे अध्यापक कक्षा में आए, यहाँ पर अध्यापक क्या है? कर्ता है। आना यहाँ पर क्या है? क्रिया है, जिससे कार्य के होने का बोध हो रहा है, यानी अध्यापक आ रहा है। परंतु कर्ता और क्रिया को मिलाने से जो वाक्य बन रहा है वो आप देखिए, अध्यापक आए। सवाल उठता है कि कहाँ आए, तो इसका परिणाम निकल रहा है कक्षा में। इसका उत्तर है कक्षा में। इस प्रकार कर्ता और क्रिया के कार्य व्यापार से जो परिणाम निकल रहा है वही क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। तो यहां कर्म है कक्षा। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला भेद है अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर न पढ़कर केवल कर्ता पर ही पड़ता है, अर्थात जिस क्रिया के करने में कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्रिया बिना कर्म के ही संपन्न हो जाती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन दौड़ रहा है, बच्चा रोता है, बंदर उछल रहा है। यहाँ पर आप देखिए, दौड़ रहा है, रोता है, उछल रहा है। इन क्रियाओं के फल या परिणाम का प्रभाव कर्म के अभाव में कर्ता मोहन, बच्चा और बंदर पर स्पष्ट रूप से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अतः हम देख सकते हैं कि यहाँ क्रियाएं बिना किसी कर्म के केवल कर्ता के द्वारा संपन्न हो रही हैं। इसलिए यह क्रिया कैसी क्रिया कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसका दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। जहां क्रिया के घटित होने की प्रक्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया।
सकर्मक क्रिया का अर्थ ऐसी क्रियाएं जो कर्म के साथ हों, इसलिए सकर्मक क्रिया कर्म के बिना संपन्न ही नहीं हो सकती है। अब उदाहरण देखिए, अध्यापक प्रश्न पूछते हैं, बच्चे सेब खाते हैं, हम जापान जाते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया शब्द हैं पूछना, खाना, जाना, और इनका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? इनका प्रभाव पड़ रहा है, यानी इनके प्रभाव को हम कर्म पर देख सकते हैं। कौन से? प्रश्न, सेब और जापान है जिस पर पड़ रहा है, क्योंकि इसके बिना जो वाक्य हमने अभी देखे उसमें क्रियाएं पूर्ण नहीं हो सकती हैं, इसीलिए इन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है। किसी भी वाक्य में जब प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है तो प्राप्त उत्तर कर्म कहलाएगा और कर्म के साथ क्रिया का होना सकर्मक कहलाएगा। जैसे अध्यापक क्या पूछते हैं? इसका उत्तर है प्रश्न। यहां पर प्रश्न क्या हुआ? कर्म हुआ जो क्रिया पूछने के साथ संपृक्त है। तो आशा है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसकी पहचान के संदर्भ में, यानी अकर्मक और सकर्मक क्रिया को सहजता से कैसे पहचाना जाए, उसके संदर्भ में उल्लेखनीय ये है कि जिस वाक्य में क्या का उत्तर मिल जाए उस वाक्य की क्रिया सकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें उसका प्रयोग नहीं होता वो सकर्मक के बजाय अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी जहां उत्तर नहीं मिलता वो क्रियाएं अकर्मक क्रिया होती है। अब हम लोग संरचना के आधार पर क्रिया के भेद की चर्चा करेंगे। वाक्य की संरचना के आधार पर क्रिया के कई भेद हैं, तो हम एक एक भेद पर संक्षेप में विचार करते हैं। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, जहां कर्ता स्वयं क्रिया न करके दूसरे शब्द को क्रिया करने की प्रेरणा देता है, वहां क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रियाओं में वा लगता है और सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। जैसे मोहन ने सोहन से पत्र लिखवाए, आप यहां पर वा देख सकते हैं, यानी मोहन ने सोहन से पत्र लिखवाए। जय ने नाई से बाल बनवाए। दया ने वीरू से चाय मंगवाई। स्पष्ट है कि यहां पर क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरा भेद है जिसको आप कह सकते हैं मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दरअसल एक साथ ही होती हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा समझने में सहयोग करने वाला क्रियापद क्या कहलाता है? ये सहायक क्रिया कहलाता है। उदाहरण आप देखिए, मैं गया हुआ था। इस वाक्य में गया मुख्य क्रिया है और हुआ था सहायक क्रिया है, जो गया के कार्य की पुष्टि करता है, उसे पूर्णता प्रदान करता है। अन्य उदाहरण देखिए, सुनील किताब को जल्दी पढ़ डालता है। यहां पर डालता क्या है? सहायक क्रिया है और पढ़ना मुख्य क्रिया। सुनील अपने माता पिता को हर महीने रुपए देता रहता है। यहां पर देता मुख्य क्रिया और रहता सहायक क्रिया है। तीसरा भेद है नाम धातु क्रिया। जब संज्ञा एवं विशेषण अर्थात
नाम पद शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ने पर किसी क्रिया का निर्माण होता है, तब वह नाम धातु क्रिया होती है। जैसे सेठ ने मकान हथियाया। यहां पर हाथ, हाथ क्या है? ये संज्ञा पद है, किंतु याया प्रत्यय जोड़ देने से संज्ञा क्रिया के रूप में तब्दील हो जाती है। यानी हाथ से हथियाया, संज्ञा नाम है और क्रिया धातु। संज्ञा और क्रिया एक साथ जुड़ जाने से बनते हैं नाम धातु क्रिया। दूसरा उदाहरण देखिए, मुझ पर दृश्य फिल्म आया, यानी फिल्माया। यहां पर फिल्म क्या है? संज्ञा पद है और याया प्रत्यय जोड़कर इसे नाम धातु क्रिया बना दिया गया। अब चौथा भेद है पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी पल दूसरा कार्य आरंभ कर देता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? पहली क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर लगता है। जैसे सो कर, उठ कर, जाग कर, खा कर, पी कर। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बच्चा दूध पीकर सो गया। इस वाक्य में पीना और सोना दो क्रियाएं हैं, जिसमें बच्चे ने सोने की मुख्य क्रिया से पहले क्या किया? दूध पिया, यानी पीने की क्रिया को पूर्ण किया। तो यहां पीना या उसका प्रयुक्त रूप पीकर क्या कहलाएगा? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। अगला भेद है तात्कालिक क्रिया। यह क्रिया भी मुख्य क्रिया से पहले ही संपन्न होती है। इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर नहीं होता है, किंतु पहली क्रिया के घटने के तत्काल बाद दूसरी क्रिया के घटने का बोध होता है। यानी यह पहली के बाद तुरंत ही घट जाती है। और ये किससे संभव होता है? ये निपात ही से संभव होता है। वो खाना खाते ही, यानी फौरन सो गया। अब यहां खाने की क्रिया और सोने की क्रिया दोनों एक साथ लगातार बिना किसी गैप के, बिना किसी अंतर के हो रही हैं। तो इसलिए खाते ही यहां पर तात्कालिक क्रिया का द्योतक है, यानी उसे तात्कालिक क्रिया के रूप में हम रेखांकित कर सकते हैं। और अंतिम जो भेद है वो है संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रिया धातुओं के योग से क्रियापद बनता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में कई क्रियाओं के संयुक्त हो जाने से एक क्रिया का अर्थ निकलता है। उदाहरण, पानी बरसने लगा। मैं यहाँ रोज आ जाया करता हूँ। दोपहर में सो रहे होते हैं, यानी दोपहर में लोग सो रहे होते हैं। इन सभी वाक्यों में पहला क्रियापद मुख्य क्रिया है और उसके बाद वाला जो क्रियापद है वो सहायक क्रियापद के रूप में रेखांकित किया जाता है। जब इन दोनों को मिला देते हैं तो मुख्य और सहायक मिलकर के क्या हो जाते हैं? संयुक्त हो जाते हैं। और क्या बन जाता है? संयुक्त क्रिया बन जाती है। तो अब हम इसके बाद अर्थ की पूर्णता के आधार पर क्रिया के प्रमुख भेदों पर विचार करेंगे। पहला भेद है अपूर्ण क्रिया। कुछ क्रियाओं का अपने आप में अर्थ पूर्ण नहीं होता है, इसलिए अर्थ पूर्ण करने के लिए
यानी अर्थ को पूरा करने के लिए किसी अन्य पूरक शब्द पर उनको निर्भर होना होता है, जो क्रिया ना होकर के संज्ञा या विशेषण होते हैं। ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? अपूर्ण क्रिया कहते हैं। अर्थात क्रिया अपना अर्थ स्वयं न दे करके संज्ञा या फिर विशेषण पद से दे पाती है, तो वह अपूर्ण क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए, बीरबल अकबर को मूर्ख समझता है। यहाँ पर विशेषण मूर्ख के बिना क्रिया समझता है का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। यानी बीरबल अकबर को मूर्ख विशेषण है और उसको अगर आप अलग कर दीजिए तो वाक्य बनेगा बीरबल अकबर को समझता है, अपूर्ण है। अब दूसरा भेद है पूर्ण क्रिया। जिस क्रियापद से क्रिया का अर्थ स्पष्ट हो जाए, पूरक के रूप में संज्ञा अथवा विशेषण की आवश्यकता न हो, यानी ये है अपूर्ण क्रिया के विपरीत हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूर्ण क्रिया। इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। लड़का रोता है, रजनी सोती है, हवा चलती है। इन वाक्यों में रोने, सोने और चलने से ही क्रियापद के पूरे पूरे अर्थ ध्वनित हो रहे हैं, अर्थात निकल रहे हैं। इसलिए ये क्रियाएं कैसी क्रियाएं कहलाएंगी? ये क्रियाएं पूर्ण क्रियाएं कहलाएंगी। तो इस प्रकार से यह सत्र यहीं पर पूर्ण होता है। उम्मीद है कि आज की चर्चा के माध्यम से आप सभी ने क्रिया जैसे महत्वपूर्ण और जटिल विषय को ज़रूर ग्रहण किया होगा, समझा होगा। मेरी कोशिश यही थी कि इसे सरल शैली में आप लोगों को समझाऊं। तो अंत में हमारा जो सदैव की भांति एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप होता है, वो हो कक्षा में सीखे गए ज्ञान के परीक्षण का। हमेशा की भांति इस कालांश में भी आज के विषय पर आधारित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए जा रहे हैं। उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपनी सीखने और समझने की क्षमता की परख कीजिए। लेकिन प्रश्न प्रस्तुत करने से पहले मैं आप लोगों के सामने व्याख्यान संख्या 32 के उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूं। उत्तरमाला व्याख्यान संख्या 32। पहले प्रश्न का उत्तर है विकल्प स, दूसरे का भी स, तीसरे का आ, चौथे का द और पांचवें का आ। अब हम प्रश्न की तरफ आते हैं। पहला प्रश्न है, क्रिया शब्द का अर्थ है अ एक्शन, ब किसी कार्य के होने की गति, स कार्य व्यापार, द उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 2, क्रिया के कितने भेद हैं? अ 5, ब 3, स 6, द 4। प्रश्न संख्या 3, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं? अकर्मक और सकर्मक, द्विकर्मक और सकर्मक, विकल्प स दोनों, विकल्प द कोई नहीं। प्रश्न संख्या 4, वो खाते ही सो गया में तात्कालिक क्रिया के शब्द हैं? विकल्प अ सो गया, विकल्प ब वो, विकल्प स गया, विकल्प द
खाते ही अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, बच्चा दूध पीकर सो गया में कौन सी क्रिया है? अ विकल्प तात्कालिक क्रिया, ब विकल्प पूर्वकालिक क्रिया, स संयुक्त क्रिया, द नाम धातु क्रिया। तो प्रिय सहभागियों, इस प्रकार यह व्याख्यान अपने अंतिम चरण से होकर के समाप्त हो रहा है। उम्मीद है कि ये व्याख्यान आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। आप अंत तक हमसे जुड़े रहे, इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। धन्यवाद।